नमस्कार। टॉप ट्रेंडिंग एमपी जीके में आपका स्वागत है। मैंने आप सभी से ऐसे 20 वीडियो की बोला है, उसी क्रम में यह 100 प्रश्नों वाली तीसरी वीडियो है, जिसमें ऐसे प्रश्नों को ऐड किया गया है जो अब तक मध्य प्रदेश के विभिन्न एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। यह प्रश्न पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी, आरक्षक, आबकारी आरक्षक आदि में छपने वाले प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपना सजेशन कमेंट में छोड़ सकते हैं। साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा वर्तमान मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आप सभी जानते हैं कि ये भारत के 8 राज्यों जिनमें से एक मध्य प्रदेश के भी 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है? देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सी है, अर्थात बालाघाट। बालाघाट जो जिला है ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा पर स्थित है। ये प्रश्न पिछली बार 2016 में कंबाइंड ग्रुप 4 वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसके साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि जो मुरैना है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बाउंड्री बनाता है। इसी प्रकार जो झाबुआ है, झाबुआ गुजरात से और राजस्थान से बनाता है। अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस शहर को बोला जाता है? जिस प्रकार से झीलों की नगरी भोपाल, आर्थिक राजधानी इंदौर, उसी प्रकार से मैहर को क्या कहते हैं? संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। आप ये भी याद रखेंगे, मैहर जो है सतना जिला में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? देखिए ये प्रश्न 2017 में पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। उसके जस्ट एक साल बाद ये पीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है, सेम ऐसे ही ऑप्शन के साथ। तो इसकी संभावना है कि ये रिपीटेड होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को याद रखें, इन्हीं ऑप्शनों के साथ भी याद रखें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। जबलपुर जो है 80 डिग्री पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूर्व में क्रमबद्ध रूप से सजाइए। देखिए अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो एक एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि इन पर्वत श्रेणियों में से सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मैं आपके लिए इसी हिसाब से ये प्रश्न बनाया है कि पश्चिम से पूर्व। कभी पश्चिम पूछेगा, कभी पूर्व पूछेगा, हो सकता है कभी ये तीनों क्रम से पूछ दे, तो आप कन्फ्यूज ना हो। इस प्रश्न के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप देखिए, ये जो है मेकाल जो पर्वत श्रृंखला है ये मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में है। ठीक है, तो यहाँ पर है मेकाल। ठीक है, मेकाल। और बात करें राजपीपला पर्वत श्रृंखला की, तो ये राजपीपला है सबसे पश्चिम में। ठीक है, ये है सबसे पश्चिम में, और बीच में है महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी पर ही पचमढ़ी जो है यहाँ स्थित है, यही धूपगढ़ है। तो देखिए ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये तीनों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का डिवाइडेड है। ठीक है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसको मुख्यतः तीन रूपों में बांटा गया है। इधर राजपीपला पहाड़ियां हैं, इधर महादेव, फिर उसके बाद में है मेकाल पर्वत श्रेणी। तो इस हिसाब से हमें इसमें क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले कौन सी है? राजपीपला। पश्चिम में ये राजपीपला, तो पहले क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद है महादेव, यानी कि महादेव श्रेणी है 3 नंबर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो देखिए जो नर्मदा घाटी है ये उदाहरण है भ्रंश घाटी का। ठीक है, भ्रंश कगार का जो है ये पश्चिमी घाट जो है ये भ्रंश कगार का उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा घाटी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? तो देखिए जो प्राचीनतम चट्टानों में सबसे पहले हैं उनका नाम है आर्कियन। ठीक है, कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड हो चुके हैं तो आप इन्हें सही से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भोपाल बसा है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर, 2 पहाड़ियों पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो देखिए जो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। इसी प्रकार से मालवा का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार।
कौन सी चोटी है? सिगार की चोटी। इसकी जो है ऊंचाई कितनी है? लगभग 881 मीटर। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो किस प्रकार के मानसून से होती है? तो इसका राइट आंसर है सी, अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं ये आप याद रखेंगे। एक तो है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी वर्षा ऋतु, तीसरी शीत ऋतु। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए धार की बात करें, चाहे धार आपसे पूछे मंडला, जबलपुर, ओंकारेश्वर या फिर महेश्वर, ये सभी किस पर स्थित हैं? ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? आप सभी जानते हैं कि चंबल जो है जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल की अगर सहायक नदियों की बात करें तो इसमें पार्वती इसकी सहायक नदी है, क्षिप्रा इसकी सहायक नदी है, काली सिंध इसकी सहायक नदी है, लेकिन वर्धा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। वर्धा और वैनगंगा का संगम प्राणहिता कहलाता है, जो महाराष्ट्र में, आप मैंने बताया था पिछली बार कि ये महाराष्ट्र में जाकर के आपस में मिलती हैं। तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिए अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बाबा महाकाल की नगरी क्षिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, क्षिप्रा की एक सहायक नदी है खान नदी, जिसके किनारे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर बसा हुआ है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए जब भी आपसे आप 2 फैक्ट याद रखिए। एक तो ये कि जंगली जीवों के नाम से कोई नदी का नाम हो। ठीक है, दूसरा ये हमारे घर में जो किचन होती है उसकी जो सामग्री होती है उसके नाम से कोई नदी का नाम हो। तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं, क्या ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां होंगी? ठीक है, जैसे तवा, छोटी तवा, शक्कर, दुधी, कुंदी, कुंडा, ये जो नदियां हैं, कुंदी नदी, कुंडा नदी, शक्कर नदी, ठीक है, ये सभी क्या है? ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। साथ में आप ये भी याद रखेंगे, जैसे हथनी नदी, बंजर नदी, हिरन नदी, शेरनी नदी, ये जो पूछी जाए आपसे, ये क्या है? नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश में एक एग्जाम हुआ था प्लाटून कमांडर 2014 में, तो ये प्रश्न सेम ऐसे इन्हीं ऑप्शनों के साथ पूछा गया है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी पर जो रामघाट है ये उज्जैन में है, विश्व प्रसिद्ध है। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि नर्मदा नदी पर भी रामघाट है, लेकिन ये इतना प्रसिद्ध नहीं है। और तीसरा रामघाट मध्य प्रदेश में ही एक और है, चित्रकूट में, गुप्त मंदाकिनी नदी के किनारे, तो वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? जब भी आप डेल्टा की बात करें तो आप याद रखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती। फिर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एस्चुरी। ठीक है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? देखिए हलाली जो नहर है इसका संबंध जो है रायसेन जिले से है। ठीक है, रायसेन जिले में हलाली नहर स्थापित की गई थी और इसका जो लाभ है ये रायसेन और विदिशा दोनों जिलों को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो देखिए राजघाट बांध पूछें, राजघाट परियोजना पूछें या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना पूछें, इन सभी का संबंध बेतवा नदी से है। बेतवा नदी पर ये बने हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ बने हैं? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। इसका राइट आंसर फिर क्या हुआ? ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी कटाव की सर्वाधिक समस्या है? तो देख इसके बारे में हम बता चुके हैं कि इसका राइट आंसर क्या है? सी है। पिछली वीडियो में इस पर चर्चा की थी। जो चंबल नदी है अवनालिका अपरदन के द्वारा मिट्टी को काटती है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए ऐसा ही प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में रखा था, लेकिन इसमें रखने का औचित्य सिर्फ इतना है कि इसमें वह ऑप्शन नहीं है। आपको याद है तो आप सही ऑप्शन का चयन करेंगे। इसका राइट आंसर क्या है?
इनमें से कोई नहीं। तो फिर कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंकुर, अलंकार और गौरव किस प्रकार की या किस फसल की महत्वपूर्ण किस्में हैं? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो सोयाबीन है ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश कहते हैं। इसकी जो प्रमुख प्रजातियां हैं, इनमें एक तो आपको अंकुर, अलंकार और गौरव मिलेगा। साथ में ही JS सीरीज से मिलने वाली जो JS जो सीरीज है उससे मिलने वाली भी आप याद रखेंगे, JS 335। ठीक है, साथ में ही एक NRC सीरीज है, NRC। तो ये जो सीरीज है इससे मिलने वाली जैसे 7 है, 12 है। तो ये जो कितने 5 नाम याद रखना है, अंकुर, अलंकार, गौरव, JS सीरीज से बनने वाली, NRC सीरीज से बनने वाली। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? C अर्थात भिंड। ठीक है, भिंड में ये उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो सोयाबीन है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, कुक्कुट पालन मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो कुक्कुट पालन है ये मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन प्रश्न देखने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल पर, इस वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, एक तो आप ये याद रखेंगे कि आगर गांव कहाँ स्थित है। ये होशंगाबाद जिले में आता है और ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? ठीक है, तो देखिए, अगर ऐसे प्रश्न पूछा गया है तो मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति की बात करें तो 1995 में ये आई थी। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि उसके बाद में नवीनतम खनिज नीति है वो 2010 में आई है। साथ में ही 2004 की एक खनिज नीति थी, उसका नाम था गौड़ खनिज नीति। ठीक है, तो गौड़ खनिज नीति 2004 में आई थी, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में एशिया की सबसे घनी कोयले की परत स्थित है? तो जो सिंगरौली कोयला क्षेत्र है ये सिंगरौली जिला में है। इसकी जो है सबसे मोटी परत है, कोयला की सबसे मोटी परत या सबसे घनी परत पाई जाती है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ में ही आप ये भी याद रखेंगे कि प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सुहागपुर में, सुहागपुर कोयला क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो देखिए, चाहे सर्वाधिक वन पूछें या फिर सर्वाधिक वन घनत्व वाला जिला पूछें, दोनों का राइट आंसर क्या होगा? बालाघाट। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है बी अर्थात 16। ठीक है, 16 वन वृत्त जो हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। लेकिन इसकी जो डिटेल्स रैंक वाइज जब भी हमें डिटेल्स वाली वीडियो पढ़ानी है उसमें हम आपको ये रैंक और इसके पदनाम ये सभी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मड़ई जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जीव मंडलों में से किसका एक हिस्सा है? तो देखिए, जो मड़ई गेट है या मड़ई जंगल है ये दोनों ही कहाँ स्थित हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी अर्थात सीधी जिले में। ठीक है, जो सीधी जिला है उसमें ये स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो 11 हैं। 2018 में कूनो नेशनल पार्क घोषित किया गया था, जहाँ पर अभी हाल ही में चीते आए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? देवास। ठीक है, देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो जो मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र है ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आता है।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न है, कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो कटनी है ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? जो सारणी ताप विद्युत गृह है ये बैतूल जो शहर है, बैतूल के सारणी नामक स्थान पर है। 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1982। कब की गई थी? 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम सौर ऊर्जा गांव है इसका नाम है कस्तूरबा ग्राम। ये कहाँ पर है? इंदौर जिले में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? इंदौर में। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी अखबार फर्ज ये कहाँ से प्रकाशित होता है? तो सिंधी जो अखबार है फर्ज ये कहाँ से प्रकाशित होता है? भोपाल से। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? सी। 1955 में ये स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? ठीक है, तो पहला अखबार पूछा गया है आपसे, ये कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है कौन सा? मालवा। देखिए, मालवा जो अखबार है ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार था। लेकिन अगर हम बात करें ग्वालियर पत्रिका की तो ये मध्य प्रदेश का पहला अखबार है। ठीक है, पहला अखबार कौन सा है? ग्वालियर अखबार, ग्वालियर पत्रिका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? देखिए, मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 में हुआ था, वर्ष 2000 में हुआ था। तो उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह। ठीक है, दिग्विजय सिंह अपना दूसरा कार्यकाल 1998 से 2003 के बीच में किया है इनने, तो उसी कार्यकाल में ये जो है मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो जो प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे उनका नाम था कैलाश चंद्र जोशी। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित हैं? ठीक है, तो जो लोकसभा के लिए हैं इनका राइट आंसर क्या है? 29 जो सीटें हैं ये लोकसभा के लिए हैं। ठीक है, साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि राज्यसभा के लिए 11 सीटें फिक्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो राज्यसभा की कुल सीटें हैं 11 निर्धारित की गई हैं, तो राइट आंसर क्या है? 11। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1981 में। राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो ये जो है इसकी स्थापना की जाती है कौन से विधेयक से, कानून से? ए अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट कब से लागू हुआ है? देखिए, पेसा एक्ट ये मेरे द्वारा प्रश्न बना करके रखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो पेसा एक्ट है ये आपके एग्जाम के अगर 20 शिफ्ट होते हैं तो कम से कम 10 शिफ्ट में ये पूछा जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आप याद करके रखें। देखिए, जो पेसा एक्ट है इसको लागू कब किया गया है पहले तो आप ये याद रखिए, 15 नवंबर 2022। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस डेट को डेट सहित याद रखें, 15 नवंबर 2022। ठीक है, ये लागू कहाँ होगा? ये लागू कहाँ होगा? तो ये लागू होगा अनुसूचित क्षेत्रों में। कहाँ पर होगा? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, सिर्फ जनजाति क्षेत्रों में। ठीक है, जनजाति क्षेत्रों में। मध्य प्रदेश में कुल 313 विकास खंड हैं, जिनमें से 89 जो विकास खंड हैं ये जो हैं आदिवासी विकास खंड हैं। ठीक है, आदिवासी विकास खंड हैं। तो जो
89 आदिवासी विकास खंड हैं, इन सभी क्षेत्रों में ये पेसा एक्ट लागू होगा। इसको क्रियान्वित कौन करेंगी? ग्राम पंचायतें करेंगी। ठीक है, ग्राम पंचायत जो है इसका क्रियान्वयन करेंगी। ये ग्राम पंचायतों को, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों को काफ़ी मतलब विकास के लिए पावर देती है। ठीक है, कौन? पेसा एक्ट। पेसा एक्ट का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे पेसा जो एक्ट है इसका फुल फॉर्म पी से है पंचायत। ठीक है, देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है PESA। ठीक है, तो जो पी है, पी से है पंचायत, ई से है एक्सटेंशन, फिर 2 एस से है शेड्यूल्ड, ए से है एरिया। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय जेल मौजूद हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। ठीक है, अर्थात 11 जो हैं केंद्रीय जेल हैं। साथ ही आप लोग ये भी याद रखें कि जो वीडियो है यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, अपना कमेंट जरूर दें। साथ ही जो चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ कहाँ तक सीमित हैं? ठीक है, तो जो ये 2 लड़कियों तक सीमित हैं, 2 लड़कियों तक इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ए है, डॉक्टर गोविंद सिंह जो हैं नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी, अर्थात अमरकंटक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, अर्थात ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है ये कहाँ स्थित है? भोपाल में। राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जबलपुर, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो महेश योगी जो वैदिक विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ए, अर्थात जबलपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण निदेशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। राइट आंसर क्या है? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1946 में किस नगर में की गई थी? देखिए ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, अर्थात जबलपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेल कूद नीति किस वर्ष में अनुमोदित हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, अर्थात 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, अर्थात नरेंद्र हिरवानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बी है। लेकिन आप याद रखेंगे कि जो सीके नायडू हैं इन्होंने भी मध्य प्रदेश की तरफ से क्रिकेट खेला है। क्योंकि हुआ क्या है कि ये जो प्रश्न है ये कराधान सहायक 2010 में जो परीक्षा हुई थी उसका सीधा प्रश्न मैंने उठा के रखा है, तो उसमें राइट आंसर बी है, इसलिए मैंने आपको बी बताया है। लेकिन आप याद रखेंगे कि इसका जो सीके नायडू है ये भी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ग्वालियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूजा वस्त्रकार का संबंध किस खेल से है? देखिए जो पूजा वस्त्रकार हैं ये ऑलराउंडर हैं, मध्य प्रदेश के जो शहडोल जिला है उससे संबंध रखती हैं, वहाँ से ये उनका निवास है। तो ये क्या खेलती हैं? ये क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, ऑलराउंडर हैं, आप ये याद रखेंगे। साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का उसमें इन्होंने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? देखिए मध्य प्रदेश में कोरकू, भील और गोंड तीनों ही पाई जाती हैं, लेकिन जो ओनसारी है ये मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है। तो जो सेवा विवाह की प्रथा प्रचलन में है उसका नाम है गोंड जनजाति। ठीक है, जो गोंड जनजाति है इसमें जो है सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है। 68वां प्रश्न है कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो लोहासुर को देवता मानने वाली जनजाति है उसका नाम है अगरिया। ठीक है, अगरिया जो जनजाति है ये लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। देखिए मध्य प्रदेश शासन ने 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों में मतलब घोषित किया है। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी हैं। एक तो सहरिया है, दूसरी भारिया है, तीसरी बैगा है। तो ये 3 जनजातियां हैं। जो अगरिया है ये लोहासुर को अपना देवता मानती है। ये जो जनजाति है ये विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 70वां प्रश्न है विख्यात रानी अहिल्याबाई होलकर मुख्य रूप से कौन से स्थान से संबंधित हैं। तो देखिए जो अहिल्याबाई होलकर थी इन्होंने महेश्वर पर शासन किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी। देखिए महाजनपद युग था उसमें 16 जनपदों की चर्चा है। उनमें से एक था अपना अवंती। ठीक है, कौन सा था, अवंती। तो अवंती की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी या उज्जैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 72वां प्रश्न है परमार राजवंश की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो परमार राजाओं की राजधानी रही है धार। राइट आंसर क्या है, ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ताम्रपाषाण संस्कृति कायथा किस जिले में स्थित है। देखिए जो कायथा है ये काली सिंध नदी के किनारे उज्जैन में स्थित है। ठीक है, उज्जैन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे। तो देखिए जो सम्राट अशोक थे ये जब राजा नहीं बने थे, सम्राट नहीं बने थे, उससे पहले ये उज्जैन के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उज्जैन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था, यह कथन किसका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी, अर्थात अमीर खुसरो ने कहा था मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था। अगला प्रश्न है दादरिया नृत्य किसका नृत्य है। तो जो दादरिया नृत्य है ये बैगा जनजाति के लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है। अगला प्रश्न है लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो जो लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। तो इसका राइट आंसर डी है। देखिए जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो जो बिलमा नृत्य है ये बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो देखिए जो अमरकंटक के सौंदर्य की बात कही गई है वो कही गई है सी, अर्थात मेघदूतम में। तो राइट आंसर क्या है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 80वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है। तो देखिए मालविकाग्नि मित्र लिखा है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, कुमार संभवम लिखा है, लेकिन जो जानकी हरदम है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। इसको लिखने वाले कवि कुमार दास थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है, ये आपको याद रखना है। साथ में आप ये भी याद रखें कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 81वां प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे। तो देखिए जो शरद जोशी हैं ये मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यंग्यकार रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मकबूल फिदा हुसैन कौन थे। तो जो मकबूल फिदा हुसैन हैं ये मध्य प्रदेश के एक चित्रकार हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धामोनी उर्स मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है। तो इसका राइट आंसर है ए, अर्थात सागर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिदास अकादमी की स्थापना किस सन में हुई थी। तो कालिदास अकेडमी है इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। अगला प्रश्न है 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उज्जैन अर्थात सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। सांची को क्या कहते हैं? बी अर्थात काकनाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी अर्थात खजुराहो। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ठीक है, तो देखिए खजुराहो के मंदिर ये इसमें शामिल हैं, भीमबेटका की गुफाएं भी शामिल हैं, सांची के स्तूप भी शामिल हैं, लेकिन बात करें मांडू के महलों की, ये धार में स्थित हैं, परंतु ये अभी विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है सुंदर महल। सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो ... में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? ओरछा में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे जो ये सुंदर महल है ये राजकुमार जो ध्रुवभजन थे और उनकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया था वह है? देखिए जो मांडू में हुसंग शाह का मकबरा है इसके नमूने के आधार पर ताजमहल बनाया गया था ऐसा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो जो लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी उसकी वर्ष है 1984। तो आप ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश शासन द्वारा कालिदास सम्मान किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो कालिदास जो सम्मान है ये रंगकर्म, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य अर्थात इन सभी के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है किशोर कुमार पुरस्कार किस कारण दिया जाता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो किशोर कुमार पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला चंबल संभाग का नहीं है? देखिए चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, लेकिन दतिया इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इनका जो जन्म है ये हुआ था महू, इंदौर में। ठीक है, महू जो एक छोटा सा स्थल था उसमें इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए एवं भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अनिल काकोडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए जो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान है ये जबलपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बीडीए का पूरा रूप क्या है? ठीक है, तो बीडीए का पूरा रूप है भोपाल विकास प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है। अगला प्रश्न है फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो फड़के स्टूडियो है ये धार जिले में स्थित है, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। आज का अगला और लास्ट प्रश्न है सांची ब्रांड नाम वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी अर्थात मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी संघ के द्वारा किया जाता है। तो आज की हमारे जो प्रश्न थे 100 कंप्लीट हो गए हैं। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।